व्यायाम आंदोलन को व्यापक बनाया जाए। शारीरिक समर्थता संवर्धन के लिए व्यायाम का असाधारण महत्व है। जो खाया जाता है उसके पाचन हेतु परिश्रम की आवश्यकता को सभी समझते हैं। इसकी उपेक्षा करने पर अपच उत्पन्न होता है और उस कारण पेट में बनने वाली सड़न अनेकानेक रोगों का निमित्त कारण होती है। आहार कितना ही पौष्टिक या बहुमूल्य क्यों न हो, उसका लाभ पचने पर ही मिलता है, अन्यथा बिना पचा अमृत भी विष बन जाता है। पाचन का एकमात्र माध्यम परिश्रम है। पशु पक्षी भागते दौड़ते एक एक ग्रास बीनते हैं। इस प्रकार उनका खाने और पचने का सिलसिला साथ साथ चलता रहता है, किंतु मनुष्य का ढंग दूसरा है। वह एक एक ग्रास दिन भर खाता पीता नहीं और न दिन भर दौड़ धूप करता है। उसे एक बारगी पेट भर खाने की आदत है, इसलिए परिश्रम भी एक किस्त में करनी चाहिए। पाचन तंत्र इसी प्रकार चलेगा। अन्न से रस, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से अस्थि और अंत में ओजस बनने का क्रम तो है, पर वह चलता तब है जब शारीरिक श्रम का तदनुरूप सिलसिला भी बना रहे। अन्यथा पेट भर भार लदा रहने पर उल्टा शक्तियों का क्षय होता है और खाया पिया अंग नहीं लगता। अंग अवयवों की आवश्यकता पूरी न होने पर वे दुर्बल बन जाते हैं और रोगों के चुंगल में फंसते हैं। अब कठोर श्रम का प्रचलन घट गया है। किसान मजदूर ही उपयुक्त श्रम करते हैं। अन्य व्यवसाय वाले, बाबू स्तर की नौकरी करने वाले प्रायः बैठे रहने वाले काम ही करते हैं। दिमाग से काम करने और एक हाथ से कुछ लिखने पढ़ने वाले कमा तो भले ही अधिक लेते हों, पर रोटी पचाने वाला कठोर शारीरिक श्रम नहीं करते। ऐसी दशा में स्वास्थ्य संतुलन बिगड़ता है। आराम तलब से आदमी फूलता भले ही जाता हो, पर उस बोझ को ढोने की प्रक्रिया से नस नाड़ियों पर उल्टा दबाव पड़ता है। बढ़ी हुई चर्बी निरोगिता का चिन्ह नहीं है। बहुधा बैठे ठाले आदमी अपच के शिकार होते हैं और चूरन चटनी के सहारे जैसे तैसे काम चलाते हैं, जबकि किसान, मजदूर, लुहार, बढ़ई, धोबी आदि कड़ी मेहनत करते रहने के कारण निरोग भी रहते हैं और दीर्घ जीवन भी जीते हैं। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए व्यायाम को आहार जितना ही आवश्यक माना गया है। जिन्हें कठोर परिश्रम नहीं करना पड़ता, उनके लिए तो वह अनिवार्य रूप से आवश्यक है, पर जो काम करते हैं उनके लिए भी वह उपयोगी नहीं है। व्यायाम शब्द के साथ मनोबल जुड़ता है और उसकी महत्ता कई गुनी बढ़ जाती है और उत्साह, साहस, मनोबल जैसी विशेषताओं को भी बढ़ाती है। श्रम भारभूत होता है, उसके साथ विवशता जुड़ी रहती है, किंतु व्यायाम में उत्साह और उद्देश्य जुड़ा रहता है, इसलिए उसके द्वारा मनोबल भी बढ़ाने का दोहरा लाभ मिलता है। गांधी जी, लिंकन जैसे महापुरुष प्रातःकाल नियमित रूप से टहलने जाते थे। इस आधार पर उन्होंने स्वास्थ्य संतुलन बनाए रखा। चिट्ठी बांटने वाले पोस्टमैन दिन भर घूमते रहते हैं, पर उन्हें संकल्प पूर्वक टहलने जैसा लाभ नहीं मिलता। दंड बैठक करने वाले पहलवान की अपेक्षा हाथों का श्रम, हथौड़ा चलाने वाला लोहार का श्रम अधिक होता है, तो भी वह पहलवान नहीं बन पाता। श्रम के साथ उत्साह और संकल्प जुड़ने से व्यायाम कहलाता है। उसके साथ नियमितता और अनुबंध, अनुशासन भी जुड़ा रहता है, अस्तु उसका लाभ भी तदनुरूप अधिक मिलता है। व्यायाम का अर्थ पहलवानों द्वारा अपनाए जाने वाले कठोर दंड बैठक जैसी प्रक्रिया ही नहीं, उसमें नर नारी, बाल वृद्ध, यहाँ तक कि रोगियों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीके भी हैं। वे हल्के होते हुए भी अंगों को सक्षम रखने के अतिरिक्त उत्साह एवं मनोबल बढ़ाने का भी काम करते हैं। आसन प्राणायाम की अपनी महत्ता है, उनके कारण वे अवयव भी लाभान्वित होते हैं जिन्हें प्रायः समुचित श्रम नहीं करना पड़ता। आम आदमी बैठे ठाले रहने की स्थिति में
उथली सांस लेता है। फेफड़ों में एक छोटे से अंश को ही इससे श्रम करना पड़ता है और शेष निठल्ला पड़ा रहता है। उस भाग में क्षय आदि के रोग कीटाणु घुस जाते हैं और अपना घर मजबूत करते करते फेफड़े संबंधी कितने ही रोग खड़े कर देते हैं। यदि गहरी सांस लेने के लिए प्राणायाम की विद्या अपनाई जाती रहे तो सीना मजबूत रहेगा और क्षय, दमा, खांसी आदि रोगों की संभावना न रहेगी। इसी प्रकार आसनों के अभ्यास से उन अवयवों का परिश्रम हो जाता है जिनका करते समय अक्सर नहीं होता। बच्चों के लिए दौड़ना, कमजोरों के लिए तेज चाल से हाथ हिलाते हुए गहरी सांस लेते हुए टहलना भी काम चलाऊ व्यायाम है। बुड्ढों के लिए अंग संचालन भी उपयुक्त रहता है। हाथों की, कमर की, गर्दन की, पेट को फैलाना और सिकोड़ना अंग संचालन है। इसे वयोवृद्ध भी अच्छी तरह कर सकते हैं। बीमार लोग चारपाई पर पड़े पड़े ही अंग संचालन करते रह सकते हैं और लोटपोट करते रहने का लाभ भी उठा सकते हैं। व्यायाम एक समूचा शास्त्र है। इसमें शारीरिक श्रम के अतिरिक्त उत्साह बढ़ाने का भी अवसर मिलता है और मनोरंजन भी होता है। हर स्थिति का, हर स्तर का व्यक्ति अपने लायक व्यायाम चुन सकता है। इसके लिए जानकारों से सलाह ली जा सकती है। सवेरे स्वच्छ हवा में टहलने जाना तो सभी के लिए उपयोगी है। उसमें सीना तना रहना चाहिए, सांस गहरी लें और हाथों को ड्रिल की तरह आगे पीछे करते रहें। जनसाधारण की समर्थता बढ़ाने के लिए व्यायाम का चस्का हर किसी को लगाया जाना चाहिए और उसे एक संगठित आंदोलन के रूप में सेवा भावी द्वारा चलाया जाना चाहिए। इसके लिए सब सदस्यों को एकत्रित होने के लिए एक उपयुक्त स्थान चुना जाना चाहिए जिसे व्यायामशाला नाम दिया जाए। अखाड़े पुराने समय में गांव-गांव में होते थे। वे पेड़ों की सघन छाया में ऐसी जगह हो सकते हैं जहां सूर्य की प्रातःकालीन धूप भी आती रहे। चारों कोनों पर खंबे खड़े कर ऊपर से दूसरी छत बना दी जाए तो यह व्यायामशाला सर्दी, गर्मी, वर्षा तीनों ऋतु में समान रूप से उपयोगी रह सकती है। वैसे जहां साधन न हो, खुले स्थानों में भी अखाड़े बनाए जा सकते हैं। कुछ समय पहले तक गांव-गांव में अखाड़े थे। नवयुवक उनमें दंड बैठक आदि के लिए जाते थे। कुश्तियां होती रहती थीं और उस्ताद लोग इसके अतिरिक्त नाल का पत्थर उठाने, गदका फरी आदि का अभ्यास कराते थे। हाई जंप, लॉन्ग जंप आदि की प्रतियोगिताएं होती रहती थी और कबड्डी के खेल शरद के मौसम में गई रात तक चलते रहते थे। कोई अभागा गांव ही ऐसा बचता होगा जहां पर उस्ताद लोग नवयुवकों को उत्साहित करके अखाड़े में नियमित रूप से जाने के लिए प्रोत्साहित न करते रहे हों। समय पर दंगल होते रहते थे। जीतने वालों को इनाम बंटते थे। हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ होता था। जब तक वह प्रचलन रहा, हर गांव में सशक्त पहलवानों का बाहुल्य बना रहा। ऐसे गांव में चोर उचक्कों की हिम्मत नहीं पड़ती थी। वे कहीं घात लगाते तो उनकी हड्डी पसली टूट जाती थी। थोड़े नौजवानों के पीछे समूचे गांव का मनोबल बढ़ा रहता था। समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी को प्रोत्साहित करके स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अग्रिम मोर्चे पर खड़ा किया तो उस बड़े कार्य की पृष्ठपोषण करने की जिम्मेदारी उठाई। समर्थ गुरु रामदास ने अपने प्रभाव क्षेत्र के हर गांव में हनुमान मंदिर बनवाए। मंदिर शब्द के कारण धार्मिक लोगों का भी रुझान उस ओर खिंचा। इन सभी हनुमान मंदिरों के साथ व्यायामशाला और सत्संग योजनाएं अनिवार्य रूप से जोड़ रखी गई। फलतः सभी प्रकार के लोग उनमें आने लगे। जिनका उत्साह व्यायाम में लग सका उन्हें उनमें जुटाया। बड़े बूढ़े नर नारी सत्संग कथा सुनने आते। इस प्रकार शरीर बल बढ़ाने और मनोबल प्रखर करने की दोनों ही उपलब्धियां उन गांव के निवासियों को
नियमित रूप से मिलती। इस स्थापना के माध्यम से शिवाजी को सैनिक, हथियार तथा रसद मिलने का सुयोग हस्तगत होता रहा और स्वतंत्रता संग्राम की जड़ें दिन दिन अधिक गहरी होती गईं। इस उपयोगी प्रयास की सफलता को देखकर मराठों ने, पेशवाओं ने भी अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में व्यायामशाला आंदोलन को बढ़ावा दिया। यह प्रयास शासकीय प्रभाव के अंतर्गत पनपा और उसने गांव-गांव योद्धा विनिर्मित किए। उत्साही, प्रयत्नशील व्यक्ति कहीं भी सच्चे मन से इस आंदोलन का श्री गणेश करें तो उसको आशाजनक सफलता मिलना संभव है। बड़ौदा नरेश ने उन दिनों प्रोफेसर माणिक राव के नेतृत्व में अनेकों व्यायामशालाओं की स्थापना कराई थी। झांसी के अन्ना जी ने अपनी साधारण स्थिति में भी इस आंदोलन को असाधारण रूप से व्यापक बनाया। उनकी स्थापित लक्ष्मी व्यायामशाला आज व्यायाम कॉलेज की भूमिका निभा रही है। अन्ना जी एक मध्यवर्ती सरकारी कर्मचारी थे। नौकरी छोड़कर इसी प्रयास में जुट गए और अनेकों व्यायामशालाओं की स्थापना तथा प्रगति उनके संरक्षण में होती रही। भारत ग्राम प्रधान देश है। इसे शारीरिक और मानसिक दृष्टि से समर्थ बनाना हो तो व्यायामशाला आंदोलन उसी क्षेत्र में चलाने की ओर ध्यान देना होगा। आवश्यकता मनस्वी कर्मठ अग्रगामियों की है। इस दिशा में स्वतंत्रता आंदोलन, भूदान आंदोलन, स्काउटिंग आदि समय समय चलते और प्रगति के उच्च शिखर तक पहुँचे हैं। इन दिनों इस प्रकार के प्रयासों की जनमानस में प्यास है। अगर कुछ लोग आगे बढ़ चले तो उसकी सफलता सुनिश्चित ही समझी जानी चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सफल प्रयोग ने यह सिद्ध करके दिखा दिया कि कोई नेतृत्व संभालने वाला हो तो प्रगतिशील प्रयासों में भाग लेने के लिए जनता में कम उत्साह नहीं है। कठोर परिश्रम करने वालों एवं न करने वालों के लिए व्यायाम समान रूप से आवश्यक है। इन दिनों बड़ों के पीछे लगने की आदत का बाहुल्य है। शहरों में क्रिकेट टीमों का जोर है। रेडियो, टेलीविजन पर उन्हीं का यशगान होता है। ओलंपिक, एशियाड जैसे प्रयत्नों में ढेरों पैसा खर्च होता है। बड़ों के रोटरी क्लब, लॉयंस क्लब आदि प्रधान नगरों में खुले हैं। गांव में भी यो ग्राम पंचायतें हैं, सरकारी स्कूल हैं, पर इस दिशा में नहीं के बराबर ही उन लोगों ने ध्यान दिया है। आवश्यकता बड़े और व्यापक रूप से इस आंदोलन को चलाने की है। इसे दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि अपने समय की प्रतिभाएं मात्र एमएलए, एमपी बनने में रुचि लेते हैं और बड़प्पन का मूल्यांकन उन कुर्सियों पर बैठने में ही करते हैं। पुरानी पीढ़ी की ओर दृष्टिपात करके देखें तो अमृतलाल ठक्कर, रविशंकर महाराज, बाबा राघव दास, गोस्वामी गणेश दत्त, के लक्ष्मणैया, बाबा साहेब आप्टे, विनोबा, हीरालाल शास्त्री जैसे अनेकों प्रतिभाशाली लोक चेतना के क्षेत्र में कमाल करने वाले व्यक्तित्वों की तस्वीर आंखों के सामने घूम जाती है। खादी आंदोलन के जमाने में भी पंडित जवाहरलाल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री सरीखे काम करते रहे हैं। आज व्यायाम आंदोलन की जितनी आवश्यकता है, यह समझना और समझाना किसी भी विचारशील के लिए कठिन नहीं होना चाहिए। एक शताब्दी से भी कम समय हुआ कि चाय वालों ने मुफ्त में कुल्हड़ पिलाकर 1 पैसे का चाय पैकेट बेचना आरंभ किया था। वह आंदोलन आज इस सीमा तक पहुंचा है कि घरों में सबसे पहले चाय का चूल्हा चलता है और दुकानों पर खरीदारों की भीड़ लाइन लगाए खड़ी रहती है। आंदोलनकारियों का उद्देश्य ऊंचा हो और लगन गहरी हो तो कोई कारण नहीं है कि उसे सफलता न मिले। व्यायामशालाओं का उद्देश्य अब अपेक्षाकृत बड़ा होना चाहिए। उसके साथ शरीर विज्ञान, फर्स्ट एड, परिचर्या जैसे विषय भी जुड़ने चाहिए। खेल कूदों के अनेकानेक तरीके देश विदेश में चल रहे हैं। उनमें ढेरों ऐसे हैं जो देहाती वातावरण में फिट बैठते हैं। आवश्यकता नहीं कि यूरोपीय बड़े लोग जिन खेलों को अपनाते हैं और सरकारें परस्पर नकल करके उसी के लिए पैसा
पानी की तरह बहाती हैं, उन्हीं को देहातों में भी लाया जाए। भारतीय देहातों की अपनी संस्कृति और अपनी परंपरा है। व्यायाम और खेलों के क्षेत्र में भी फिर क्यों न हम अपनेपन को पुनर्जीवित करें। यदि सही ढंग से व्यायामशालाएं चलाई जाएं और उनके साथ आहार विहार के, स्वास्थ्य रक्षा के सभी आवश्यक प्रसंग जोड़ दिए जाएं, तो उनकी लोकप्रियता में किसी प्रकार की कमी न रहेगी। हमारे अनेकों कार्यक्रम आए दिन जन्मते और अगले महीने मर जाते हैं। इसका एक ही कारण है कि संचालक लोग किसी बहाने सरकारी ग्रांट पाते हैं और उसे ऐसे ही खुर्द-बुर्द कर देने का ताना बाना बुनते रहते हैं। जनता के साथ घनिष्ठता नहीं जमाते और उन लोगों में नहीं घुलते जो इनमें सक्रिय रूप से भागीदार बनने जैसी चेतना रखते हैं। उन पर भी असर उनका पड़ता है जो किसी मिशन के प्रति समर्पित होते हैं, जिन्हें अपनी ही नेतागिरी बनानी है, जो अनुदानों को इधर उधर करते रहने की कला में सिद्ध हस्त हैं। उनकी वास्तविकता देर तक छिपी नहीं रहती। फलतः वे भी ऐसे ही उथले प्रयासों के रूप में अपना प्रत्युत्तर देते हैं। व्यायाम आंदोलन को मात्र खेलकूद का मनोरंजन न माना जाए, वरन उसके पीछे उत्साह, साहस, शौर्य, पराक्रम, संयम, ब्रह्मचर्य स्थापन और उत्साहहीनता के विरुद्ध संघर्ष जैसे अनेक तथ्यों को जुड़ा हुआ समझा जाए। प्रकारांतर से यह चरित्र निर्माण का आंदोलन है, क्योंकि शारीरिक क्रियाकलापों के साथ साथ उसमें बौद्धिक चिंतन भी जोड़कर रखना होगा। अपने आंदोलनों में एक भारी कमी यह है कि वे राजनीतिक प्रवाहों के साथ बहकर उनके माध्यम से स्वार्थ साधन की बात सोचने लगते हैं। यदि इन जाल जंजालों से इसे बचाकर रखा जाए और शारीरिक ही नहीं, मानसिक एवं चारित्रिक निर्माण का स्वच्छ आंदोलन तक सीमित रखा जाए, तो सर्वसाधारण की श्रद्धा सूत्रधारों के प्रति बराबर बनी रहेगी और वैसा ही सहयोग मिलता रहेगा जैसा कि मिलना चाहिए। गरीबी हटाओ की तरह दुर्बलता भगाओ का नारा भी कम आकर्षक नहीं है। इसकी यह विशेषता भी है कि कार्यक्रम अपनाते ही हाथों हाथ उसका सत परिणाम देखने को मिलेगा। जिस प्रकार मैले कपड़े पर साबुन और पानी लगाते ही वह स्वच्छ दिखने लगता है, उसी प्रकार बौद्धिक समेत व्यायाम आंदोलन चलाया जाए और उसमें हर स्तर के छोटे बड़े व्यक्ति की उनकी स्थिति एवं आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाए, तो वह मात्र पहलवान नौजवान का ही नहीं, सर्वसाधारण के लिए समान रूप से लाभदायक प्रयास बन जाएगा। इसकी पाठ्य विधि सम्मिलित होने वालों के स्तर को देखते हुए बनाई जा सकती है। शहरी और अमीरों के लड़के के खेलकूद सरकारी अनुदानों के प्रश्रय में चल रहे हैं। उनकी समीक्षा किए बिना हमें देहातों के लिए, गरीबों के लिए, सर्वसाधारण के लिए व्यायाम प्रयास आरंभ करने के लिए जुटना चाहिए, ताकि हमारी पुरातन व्यायाम परंपरा कम से कम देहातों में तो बनी ही रहे। यहाँ स्मरण रखने योग्य एक ही बात है कि न केवल शारीरिक वरन मानसिक एवं चारित्रिक समर्थता उत्पन्न करने वाले तथ्य भी इस प्रयास के साथ अनिवार्यतः जुड़े रहने चाहिए।